हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे सोल्यूबिलिटी बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम आपको सोल्यूबिलिटी की डिफिनेशन बताए थे। एक बार फिर समझ लीजिए। निश्चित तापमान और दाब पर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी सॉल्वेंट में, मतलब विलायक में घुल की जितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है वह उसका सोल्यूबिलिटी कहलाती है। अर्थात कहने मतलब ये है, किसी निश्चित तापमान और दाब पर किसी विलायक अर्थात घोलक में अधिकतम घुली हुई सॉल्यूट की मात्रा उसकी सोल्यूबिलिटी कहलाती है। या इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि नियत ताप और दाब पर विलायक में घुली हुई अधिकतम सॉल्यूट की मात्रा वह उसका घुलनशीलता या विलीयता अर्थात सोल्यूबिलिटी कहलाती है। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ठोसों का द्रव में विलीयता। वैसे इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं ठोसों की द्रव में विलीयता और गैसों की द्रव में विलीयता के आधार पर हमें स्टडी करना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ पढ़ेंगे ठोसों की द्रव में विलीयता। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम हेडलाइन डाल दिए इसमें, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, अर्थात ठोसों की द्रव में विलीयता। अब देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में आपको थोड़ा सा हम ये हिंट दे दिए थे कि ठोस मतलब सॉलिड किसी लिक्विड में अगर घुलनशील होते हैं, विलय होते हैं, तो वो किन किन कारक पे डिपेंड करता है। मतलब ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे वो निर्भर करेगा ताकि वह सॉलिड जो होगा किसी लिक्विड सॉल्वेंट में आसानी से डिज़ोल्व हो जाए, मतलब घुल जाए। ठीक है, तो कोई भी सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, वह ठोस किसी द्रव में तभी घुल सकता है जब उसकी प्रकृति क्या हो, समान हो। सिर्फ प्रकृति से ही काम नहीं चलेगा। इसमें हम पढ़ेंगे वो कौन कौन सा कारक है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कोई ठोस किसी द्रव में आसानी से घुलनशील हो सकता है। मैं आपको बता दूं, कोई भी ठोस जो होते हैं वह द्रव में घुलनशील नहीं होते हैं। तो घुलनशील कैसे होगा? जब उसकी रासायनिक दृष्टिकोण एक दूसरे के क्या समान हो जाए। अर्थात कहने मतलब है, कोई सॉलिड सॉल्यूट जो है, मतलब ठोस घुल्य जो है किसी द्रव विलायक में, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट में, तभी वह सोल्यूबल होगा, डिजोल्व होगा जब उसकी प्रकृति मतलब नेचर क्या हो, समान हो। मतलब वो रासायनिक दृष्टिकोण से अगर इक्वल होगा, समान होगा, तभी वह सॉलिड जो हो, मतलब क्या, जो वो सॉलिड मतलब सॉल्यूट वो किसी द्रव सॉल्वेंट में आसानी से घुलनशील हो सकता है। तो वो कौन कौन सा कारक है? एक पहला कारक है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की प्रकृति। प्रकृति अगर समान होगी तब वो सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट में आसानी से घुलनशील हो जाएगा। दूसरा कारक क्या है, मतलब फैक्टर है टेम्परेचर। और एक तीसरा है दाब। हम इसके आधार पे हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले, सबसे पहले हम जानते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बारे में। तो पहले एक बात समझ लीजिए, फिर और से देखें। हमने इसमें कुछ और आपको बता देना चाहता हूँ। आपको बता दिया है कि कोई भी ठोस जो होते हैं वह द्रव विलायक में घुलनशील नहीं होते। तो वो कौन सा ऐसा ठोस होगा जो द्रव विलायक में आसानी से घुलनशील होगा? जब उसकी प्रकृति क्या हो, समान हो। हम कैसे समझेंगे उसकी प्रकृति क्या समान है या वो समान है? ठीक है, जैसे अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, चीनी या नमक। चीनी या नमक को अगर हम द्रव में घुलाने की कोशिश करें तो आसानी से घुल जाएगी क्योंकि उसकी प्रकृति समान है। कैसे प्रकृति से उसके समान है, हम इस चीज़ को हम समझेंगे। अगर हम बात करें एंथ्रासीन या नेफ्थलीन को पानी में घुलाने के लिए, क्या ये भी एक ठोस है? क्या ये घुलेगा? नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि इसकी प्रकृति समान नहीं होती। अब कैसे समझेंगे इसकी प्रकृति समान नहीं होती है? इसी चीज़ को हम यहाँ समझने वाले हैं। तो आइए इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। वो कौन कौन सा कारक है, कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन सा कारक है जो ठोसों की द्रवों में घुलनशीलता अर्थात विलीयता को प्रभावित करता है। मतलब वो कौन कौन सा कारक है जो ठोस किसी द्रव में आसानी से घुलनशील हो सकता है। आइए इस चीज़ को हम समझते हैं। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, मतलब घोलक एवं घुल। इसी को हिंदी में बोलते हैं विलायक, इसी को बोलते हैं विलय की प्रकृति, मतलब नेचर।
अब देखिए यहाँ प्रकृति, नेचर, जब किसी सॉल्यूट, ध्यान सुनिएगा, जब किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की प्रकृति अगर समान हो जाए तो वह आसानी से सॉलिड जो होगा वह लिक्विड सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब घुलनशील हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्रकृति समान नहीं होती है तो वह घुलनशील नहीं होगा। ठीक है, तो एक कहावत है इस सेंस के अकॉर्डिंग, इसमें कहा गया है समान समान को घोलता है। क्या कहावत है? समान समान को घोलता है। बेस्ट कहावत है। देखिए मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक। समान समान को घोलता है। इस कथन को आप समझने की कोशिश कीजिए, कैसे होगा ताकि वो आसानी से सॉलिड किसी सॉल्वेंट में घुल जाए। तो याद रखिएगा, सॉलिड मतलब जब ध्रुवीय प्रकृति वाले कोई ठोस किसी ध्रुवीय प्रकृति वाले घोलक अर्थात विलायक अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, सॉलिड जो होगा वह लिक्विड में घुलनशील हो जाएगा। मतलब ध्रुवीय प्रकृति वाले ठोस ध्रुवीय प्रकृति वाले विलायक में आसानी से घुलनशील हो सकता है, जबकि अध्रुवीय प्रकृति वाले ठोस जो होगा मतलब नॉन पोलर सॉलिड जो होगा वह अध्रुवीय प्रकृति वाले विलायक में ही घुलनशील हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी नेचर समान है, प्रकृति समान है। जैसे ऐसे बात करते हैं, एक हम लॉजिक से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान बहुत ही बेस्ट है, मतलब वो एक ईमानदार है, तो ईमानदार से दोस्ती अच्छा होगा ना कि बेईमान से। कोई अगर मान लो साधु है तो साधु से दोस्ती करेगा ना कि चोर से दोस्ती कर सकता है। उसी प्रकार यहाँ भी है, मतलब जब प्रकृति क्या हो समान हो जाती है तो उसके बीच रिश्ता अच्छा बनता है। मतलब नेचर अगर समान होगा तो उसके बीच रिलेशन जो होगा सबसे बेस्ट होगा। लेकिन नेचर अगर समान नहीं होगा, उससे अगर तालमेल नहीं बैठता है तो वह उसके बीच क्या होगा, वह घुलनशील नहीं होगा। अर्थात कहने मतलब है किसी इंसान के बीच अगर तालमेल नहीं है, समझना क्या, उसकी प्रकृति एक दूसरे से मिल नहीं रहा है। उसी तरह यहाँ क्या होगा, अगर कहते हैं जैसे मान लीजिए चीनी या नमक को ही हम अगर बेंजीन में किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलाने की कोशिश करेंगे तो वो घुलनशील नहीं होगा। उसी तरह अगर मान लीजिए किसी नॉन पोलर सॉल्यूट मतलब वो ध्रुवीय प्रकृति वाले ठोस को अगर हम ध्रुवीय प्रकृति वाले विलायक में घुलाएंगे तभी वो घुलनशील नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्रकृति समान नहीं है। अगर प्रकृति समान हो जाएगी दोनों की, मतलब मतलब सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी अगर प्रकृति क्या हो समान हो जाए तो वो आसानी से घुलनशील हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि पोलर सॉल्यूट होगा वो आसानी से पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। ये आसानी से क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। जैसे बात करें एग्जाम्पल की, पोलर सॉल्वेंट में जैसे मान लीजिए NaCl, LiCl मतलब सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, बहुत सारे हैं, चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया। ये सभी जितने भी है एक पोलर नेचर का है, मतलब पोलर प्रकृति का है, सॉल्यूट होगा। ये आसानी से किसी लिक्विड सॉल्वेंट में मतलब द्रव विलायक में आसानी से क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अगर इस दोनों को हम मिलाते हैं तो आसानी से सॉल्यूशन का निर्माण कर लेगा। जैसे कहते हैं कि NaCl और वाटर, इसको घुलाएंगे आसानी से क्या होगा, वो घुलनशील हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यही NaCl या लिथियम क्लोराइड को, ये चीनी ग्लूकोज को अगर हम घुलाना चाहते हैं इसी को किसमें, बेंजीन में या एसीटोन में, वो घुलनशील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्रकृति जो है वो कैसा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, मतलब क्या है, इसकी प्रकृति जो है वो कैसा है, नॉन पोलर है।
नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो अर्थात हम समझ गए कि पोलर नेचर वाले सॉल्यूट जो होगा वह पोलर नेचर वाले सॉल्वेंट में क्या होगा, घुलनशील होगा। उसी तरह नॉन पोलर सॉल्यूट मतलब अध्रुवीय प्रकृति वाले सॉल्यूट जो होगा वो आसानी से किसमें डिजोल्व होगा, वो आसानी से डिजोल्व होगा। डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही क्या होगा, वह आसानी से घुलनशील होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसा है, समान है। नॉन पोलर पोलर मतलब पोलर सॉल्यूट, पोलर प्रकृति वाले जो होगा सॉल्यूट होगा वह पोलर नेचर वाले सॉल्वेंट में घुलनशील होगा, और नॉन पोलर नेचर वाले सॉल्यूट जो होगा वह नॉन पोलर वाले सॉल्वेंट में ही घुलनशील होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एंथ्रासिन हो गया या नेफ्थलीन हो गया, ये सब क्या है, इसकी प्रकृति कैसा है, इसकी जो प्रकृति है कैसा है, नॉन पोलर है ना। क्या नेचर इसका है, इसकी जो नेचर है, प्रकृति है, वो कैसा है, नॉन पोलर है। ये घुलनशील जो होगा हर हमेशा घुलनशील होगा, किसमें होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। जैसे मान लीजिए बेंजीन हो गया, ये आसानी से बेंजीन में क्या होगा, घुलनशील होगा। क्यों बेंजीन घुलनशील होगा, क्योंकि बेंजीन जो है वह एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, मतलब अध्रुवीय प्रकृति वाले विलायक है ना। और ये कैसा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, मतलब ध्रुवीय प्रकृति वाले घुल ध्रुवीय प्रकृति वाले घोलक में घुलनशील होगा, और अध्रुवीय प्रकृति वाले घुल अध्रुवीय प्रकृति वाले घोलक में घुलनशील होगा, ना कि अध्रुवीय प्रकृति वाले घुल ध्रुवीय प्रकृति वाले घोलक में घुलनशील होगा, और ना ही ध्रुवीय प्रकृति वाले घुल अध्रुवीय प्रकृति वाले घोलक में घुलनशील होगा। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा और याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। आइए इस चीज़ को हम बोर्ड पर लिख देते हैं सही से। आइए देखते हैं, वीडियो बहुत बड़ा लंबा ना हो, बड़ा ना हो जाए, इसलिए हमने बोर्ड पर लिख दिया है। देखिए हमने साफ साफ लिख दिया है कि कोई घुल्य मतलब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में अर्थात किसी घोलक अर्थात विलायक में तभी घुलनशील हो सकता है, तभी डिजोल्व हो सकता है जब उसकी प्रकृति क्या हो, समान हो। अर्थात जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट रासायनिक दृष्टिकोण से क्या हो, समान हो, मतलब जब उसकी प्रकृति समान हो जाए तभी उसमें घुलनशील होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ हमने साफ साफ लिख दिया है, ध्रुवीय प्रकृति वाले मतलब पोलर नेचर वाले जो सॉल्यूट होता है मतलब घुल होता है, वह ध्रुवीय प्रकृति वाले घोलक अर्थात पोलर नेचर वाले सॉल्वेंट में ही क्या होगा, आसानी से घुलनशील होगा, क्योंकि उसकी प्रकृति समान है। ठीक है, जैसे NaCl नमक, साधारण नमक, LiCl मतलब लिथियम क्लोराइड, चीनी मतलब शर्करा जिसको बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं जिसको हम, ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया। अब ये सब जो है इसकी प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय प्रकृति होता है। इसकी नेचर कैसा होता है, इसकी जो नेचर जो है कैसा है, पोलर है। क्या है, पोलर। तो ये पोलर प्रकृति होने के कारण क्या होता है, ये आसानी से डिजोल्व इन वाटर मतलब कि आसानी से जल में क्या होता है, घुलनशील हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए घुलनशील भी होता है, तो कैसे घुलनशील होता है, किस आधार पर बोलेंगे वो घुलनशील होता है। देखिए यहाँ सोडियम क्लोराइड, यहाँ क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड की बात करें और लिथियम क्लोराइड की बात करें, ये कैसे होते हैं, आयनिक सॉल्वेंट, आयनिक प्रकृति के सॉल्यूट होते हैं। मतलब लिथियम क्लोराइड और ये सोडियम क्लोराइड की बात करें कैसा होता है, आयनिक प्रकृति का होता है। जैसे ये सोडियम क्लोराइड, तो इसको जब तोड़ेंगे तो Na+ और Cl- में टूटेगा। लिथियम क्लोराइड को भी तोड़ेंगे तो Li+ Cl- है ना। ये कैसा है, आयनिक है। क्या है, आयनिक प्रकृति का है, आयनिक नेचर वाले क्या है, सॉल्यूट है। अब देखिए आयनिक प्रकृति वाले अगर घुल्य अर्थात सॉल्यूट, आयनिक प्रकृति वाले मतलब आयनिक नेचर वाले सॉल्यूट जब किसी वाटर में डिजोल्व होता है, वह कैसे डिजोल्व होता है, वह आयंस में टूटता है, और आयंस में टूटने के कारण क्या होता है, वह आसानी से जल में घुलनशील हो जाता है। मतलब यहाँ बोल सकते हैं ये आयनिक सॉल्यूट जो है वह अपने आयंस में टूटने के कारण वह जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ बात करें चीनी और ग्लूकोज अल्कोहल की, क्या ये आयनिक होते हैं, नहीं, यह आयनिक नहीं है। तो कैसा है, यह
ये कैसा है, ये आपका आणविक ठोस है। क्या है, आणविक मतलब क्या, मोलिकुलर, क्या है, मोलिकुलर सॉलिड है। ठीक है, अब ये जो मोलिकुलर सॉलिड है ये घुलनशील आखिर कैसे होता है, पानी में घुलनशील होता है, ये पानी में घुलनशील होता है जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें अल्कोहल का, तो अल्कोहल में क्या है, अल्कोहल में उसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है OH होता है। क्या होता है, OH होता है, इसका क्या होता है, OH ना। और आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, जब पढ़ाएंगे तब, ठीक है, ये OH जो होता है वाटर के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। मतलब ये जितने भी मोलिकुलर सॉलिड देख रहे हैं, आणविक ठोस देख रहे हैं, ये वाटर में घुलनशील होता है। तो क्यों घुलनशील होता है, क्योंकि इसके साथ मतलब इसके अणु जो होते हैं वह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए क्या होता है, वह घुलनशील होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ एक चीज़ और लिख दिया है, नॉट डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब ये ध्रुवीय प्रकृति वाले जो होते हैं घुल जो है, जैसे NaCl, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, चीनी, ग्लूकोज, अल्कोहल जो भी है, ठीक है, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्या, कार्बनिक घोलक में घुलनशील नहीं होते हैं ना। जैसे बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, या कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो या ईथर हो गया, इस सब में क्या होते हैं, यह आसानी से घुलनशील नहीं होते। क्यों घुलनशील होते हैं, क्योंकि इसकी प्रकृति समान नहीं होता है, इसलिए ये घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आइए इसको थोड़ा सा और नोट हम लिखते हैं। उसी प्रकार अध्रुवीय प्रकृति वाले सॉल्यूट, अध्रुवीय प्रकृति वाले सॉल्वेंट में आसानी से क्या होते हैं, घुलनशील होता है। हमने साफ साफ लिख दिया है, मतलब अध्रुवीय प्रकृति मतलब नॉन पोलर नेचर वाले सॉल्यूट, वो अध्रुवीय प्रकृति वाले घोलक में ही क्या होगा, अर्थात नॉन पोलर सॉल्वेंट वाले प्रकृति में ही, नॉन पोलर सॉल्वेंट वाले प्रकृति में ही क्या होगा, वह घुलनशील होगा। क्यों, क्योंकि उसकी प्रकृति समान है। नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर वाले सॉल्वेंट पे घुलनशील होगा, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट वाले में ही घुलनशील होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे दिए हैं एंथ्रासिन, नेफ्थलीन, ETC। ठीक है, तो ये जो होते हैं हर हाल में घुलनशील किस में होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही घुलनशील होते हैं। मतलब डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमने साफ साफ लिख दिया है, मतलब क्या, कार्बनिक घोलक में घुलनशील। आप लिख लीजिएगा, कार्बनिक घोलक में घुलनशील। जैसे एग्जाम्पल हमने दे दिया है, बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया। ठीक है ना, तो ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। क्यों घुलनशील होते हैं, क्योंकि इसकी जो नेचर जो है कैसा है, समान है। मतलब ये जो है कैसा है, इसका नेचर कैसा है, नॉन पोलर है। क्या है ये भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और ये भी कैसा है, ये भी नॉन पोलर सॉल्यूट है ना। तो नॉन पोलर वाले सॉल्यूट जो होगा, नॉन पोलर वाले सॉल्वेंट में घुलनशील होगा। लेकिन हमने ये भी लिख दिया है, नॉट डिजोल्व इन वाटर, मतलब ये जल में घुलनशील नहीं होता है। जल में घुलनशील क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो नेचर जो है, प्रकृति है, वो कैसा है, पोलर है ना। ये पोलर सॉल्वेंट है, मतलब पोलर प्रकृति वाले सॉल्वेंट है ना, और नॉन पोलर वाले सॉल्यूट है। तो नॉन पोलर वाले सॉल्यूट जो होगा वो कभी भी पोलर प्रकृति वाले सॉल्वेंट में घुलनशील नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। उम्मीद है कि इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, आइए अब समझते हैं टेम्परेचर के बारे में। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, आइए इस चीज़ को समझते हैं। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठोसों की द्रव्यों में घुलनशीलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को आइए हम समझते हैं। देखिए, एक वैज्ञानिक थे ले चैटेलियर साहब। ठीक है, कोई इसको ले या ली चैटेलियर भी या ले सातेलियर भी बोलता है। आप इसको जो बोलना है आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ले चैटेलियर के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि अगर प्रकृति, ध्यान दीजिए, अगर किसी ठोस घुल मतलब सॉलिड को अगर किसी हम द्रव सॉल्वेंट में घुलाते हैं, ठीक, अगर घुलाने के साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है, ध्यान सुनिएगा, जब हम ठोस सॉल्यूट को मतलब सॉलिड को मतलब ठोस घुल को किसी द्रव सॉल्वेंट में हम घुलाते हैं और घुलने के साथ क्या हो, वह उष्मा का उत्सर्जन करता हो। उत्सर्जन मतलब क्या, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता हो, तो वहाँ क्या होगा, वह ठोसों की जो द्रव में घुलनशीलता होगा वो घट जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। कहने मतलब है कि जब ठोस को हम
मतलब ठोस क्या है, यहाँ सॉलिड होगा और द्रव क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अगर हम यहाँ ठोसों को द्रव में घुलाते हैं और घुलने पर अभिक्रिया होती है, कैसा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, तो ठोसों की द्रवों में घुलनशीलता जो होगी तापमान के बढ़ने से घट जाती है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। ले चैटर्जी साहब ने इस चीज़ को कहा था। उन्होंने बताया अगर कोई सॉल्यूट है, कैसा सॉल्यूट है, वह सॉलिड है, ठीक है, उसको हम घुलाते हैं किसमें, सॉल्वेंट में। कौन सा सॉल्वेंट, तो लिक्विड सॉल्वेंट में। जब इसको हमने घुलाया और यह सॉल्यूशन का निर्माण किया, मतलब घोल का निर्माण किया, और घोल के निर्माण के साथ साथ ही अगर मान लीजिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ, कैसा अभिक्रिया हुआ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, मतलब ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, जो बोलना है आप इसको बोलिए, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, ऊष्मा का निकलना होता है, मतलब हीट निकलता है, ठीक है। तो अगर आप उसको छुइएगा तो क्या होगा, वह गर्म लगेगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं क्या, जिंदा चूना, मतलब बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड को अगर किसमें हम वाटर में अगर घुलाने की कोशिश करें, वाटर क्या है, यहाँ सॉल्वेंट है, क्या है, यह एक सॉल्वेंट है और ये क्या है, सोल्यूट है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, उसी को हम काली चूना भी कहते हैं। तो जब इसको हम जल में घुलाएंगे तो घुलने के साथ क्या होगा, ये सॉल्यूशन निर्माण करेगा, मतलब घोल बनेगा। क्या बनेगा, घोल तो बन ही जाएगा। और घोल बनने के साथ साथ यह ऊष्मा को भी रिलीज करेगा, ठीक है। मतलब इसकी प्रक्रिया जो होगा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। मतलब क्या, यहाँ टेम्परेचर जनरेट होगा, डेल्टा एच सॉल्यूशन, डेल्टा एच सॉल्यूशन जो होगा यहाँ क्या होगा, निगेटिव होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा सॉल्यूशन एच मतलब एंथैल्पी, ठीक है। ये क्या होगा, हर हाल में लेस देन जीरो होगा, मतलब जीरो का मान ज़्यादा होगा, मतलब जीरो का मान माइनस में जाएगा, ठीक है। इसलिए वहाँ नेगेटिव लिख दिए हमने। मतलब ये जो जहाँ देखिएगा समझना क्या, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक, कैसा है, ऊष्मा अभिक्रिया। इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर सप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी जो होगा ठोसों की द्रवों में वो क्या होगा, घट जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। इस बात को आप नोट कीजिएगा। इतना याद रखिएगा कि अगर किसी ठोस घुल को हम द्रव सॉल्वेंट में घुलाते हैं और घुलने के साथ वह ऊष्मा का त्याग करता है, वह अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, तो वहाँ जो होगा ठोसों के द्रवों में घुलनशीलता जो होगी वह तापमान के बढ़ने से क्या होगी, घट जाएगी। बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है ना। इतना पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए, अगर हम किसी सॉलिड सॉल्यूट मतलब ठोस घुल को किसी द्रव सॉल्वेंट में हम घुलाते हैं और वह घोल का निर्माण होता है, और घोल के बनने के साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण, मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। क्या होती है जी, एंडोथर्मिक अगर प्रोसेस हो रहा है, मतलब ऊष्मा शोषी प्रक्रम या ऊष्मा शोषी प्रक्रिया भी बोल सकते हैं, या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, तापमान के बढ़ने से घुलनशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। इस बात को याद रखिएगा। ले चैटर्जी साहब ने कहा था कि अगर किसी ठोस को हम द्रव सॉल्वेंट में घुलाते हैं और घुलने के साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब ठंडक पैदा होता है, तो वहाँ क्या होगा, तापमान के बढ़ने से घुलनशीलता क्या होगा, बढ़ जाएगी ना। मतलब जब तापमान बढ़ाएंगे तो वो ठोसों की द्रवों में जो घुलनशीलता होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें हम,
जैसे देखिए NaCl हो या पोटासियम क्लोराइड हो, ये सभी जो ठोस है, अगर इसको हम क्या करते हैं जल में घुलाते हैं, तो जल में जब घुलेगा, जैसे मान लीजिए NaCl KCl को अगर जल में हम घुलाएंगे, लिक्विड सॉल्वेंट में घुलाएंगे, तो क्या होगा, ठंडक पैदा होगा ना, उष्माशोषी अभिक्रिया होगा। तो उष्माशोषी अभिक्रिया होगा, तो इस कंडीशन में याद रखिएगा कि टेम्परेचर जब भी इंक्रीज करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, शॉर्टकट में लिख देते हैं इंक्रीज, ठीक है, तो क्या होगा याद रखिएगा, सोल्युबिलिटी जो होगी, सोल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता, मतलब विलेयता, क्या होगा, द्रवों में ठोसों की क्या होगा, वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। ये कब होगा, जब प्रक्रिया कैसा हो, इंडोथर्मिक हो, मतलब उष्माशोषी प्रक्रिया होगा, मतलब उष्माशोषी अभिक्रिया होगा, तभी इसमें होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में जो होती है वह डेल्टा H की जो वैल्यू होता है, सोल्यूशन शॉर्ट में लिख देते हैं, डेल्टा H सोल्यूशन जो होगा वह ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब यहाँ डेल्टा H का जो वैल्यू जो होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इस बात को याद रखना, बस इतना पॉइंट याद रखिएगा कि जिस ठोस को द्रव में घुलाते हैं और अभिक्रिया कैसा हो, उष्माशोषी अभिक्रिया हो, तो वहाँ ठोसों की द्रव्यों में घुलनशीलता जो होगा तापमान के बढ़ाने से बढ़ जाती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए इस चीज़ को हम बोर्ड पे लिख देते हैं साफ। हमने साफ लिख दिया है ताकि टाइम बचे और वीडियो बहुत बड़ा ना बन जाए, ठीक है, इसलिए हमने साफ लिख दिया और अच्छी तरह से आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। एक बार फिर आपको समझा देते हैं। देखिए इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब ठोसों की द्रव्यों में घुलनशीलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। किसी ठोस पदार्थ मतलब किसी सॉल्यूट को द्रव सॉल्वेंट में घुलाने पर यदि उष्मा क्या हीट, अगर उष्मा क्या हो मुक्त होता हो, मतलब उष्मा का रिलीज होता हो, तो उसकी घुलनशीलता जो होती है, मतलब विलेयता जो होती है, सॉल्युबिलिटी जो होती है, वह तापमान बढ़ाने से घट जाती है, ठीक है। तो उसकी घुलनशीलता ताप बढ़ाने से क्या होती है, घट जाती है। जैसे यहाँ लिख दिया, अर्थात विलय मतलब सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में क्या होगा, डिजोल्व होगा, तो सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। अगर सॉल्यूशन बनता है और अभिक्रिया कैसा हो, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता हो, मतलब उष्माक्षेपी प्रक्रम हो, मतलब डेल्टा H सॉल्यूशन मतलब एंथैल्पी ना, डेल्टा H एंथैल्पी उसको बोलते हैं। तो अगर वह 0 से क्या हो, लेस देन हो, मतलब 0 के यहाँ वैल्यू जो होगा वो ज़्यादा होगा, अर्थात क्या मतलब है, डेल्टा H सॉल्यूशन मतलब क्या, एंथैल्पी जो होगा उसका हीट का जो मान होगा, अगर वो निगेटिव होता है मतलब उष्मा का क्षेपी हो रहा है, उष्मा का त्याग हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तापमान बढ़ने से घुलनशीलता क्या होगी, घट जाएगा। हमने इस बात को सीधा यहाँ लिख दी है शॉर्टकट में। अब बस इतना याद रखिएगा तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम में आपको काम आ जाएगा, ठीक है। अगर उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है तो तापमान बढ़ने से सॉल्युबिलिटी जो होती है क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना जब आप पानी में डालते हुए देखते हैं ना, वो खदकने लगता है, गर्म हो जाता है। जब उसको छुइएगा उसके बर्तन को, पेंदी को, तो वो गर्म लगेगा, ठीक है। तो वो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, ये सब क्या है, सॉल्यूट है। इसको जब भी हम द्रव में घुलाएंगे तो क्या होता है, उष्मा का रिलीज करता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ लिख दिया है, किसी ठोस पदार्थ अर्थात सॉल्यूट को किसी द्रव सॉल्वेंट में घुलाते हैं और अगर ये घुलने से उष्मा शोषित होता है, मतलब क्या, उष्मा का शोषण होता है, ठंडक पैदा होता है, तो उसकी जो घुलनशीलता होती है, जो घुलनशीलता मतलब सॉल्युबिलिटी जो होती है किसी द्रव में ठोसों का, वह तापमान के बढ़ने से क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ क्या होती है, घट जाती है। देखिए अर्थात हमने लिख दिया है कि विलय, किसी विलय को हम विलायक में घुलाते हैं और विलय का निर्माण करता है, और वो उसकी प्रक्रिया कैसी होती है, उष्माशोषी होती है, ठीक है। जैसे कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड नमक है, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, एक गिलास पानी लीजिएगा, उसमें नमक डाल दीजिएगा, देखिएगा वह ठंडक हो जाएगा, मतलब ठंडा पैदा हो जाएगा। जब आप उसको छुइएगा तो क्या होगा, वो पानी ठंडा लगेगा। एक गिलास में नमक डालिएगा या पोटासियम क्लोराइड को डालिएगा या पोटासियम नाइट्रेट को या अमोनियम क्लोराइड को, तो जब उसको छुइएगा बर्तन को तो आपको ठंडक महसूस होगा, ठीक है। तो जब इसको हम घुलाते हैं तो उष्माशोषी प्रक्रिया होता है, अर्थात डेल्टा H का वैल्यू जो होता है या सॉल्यूशन का एंथैल्पी जो वैल्यू होता है वह पॉजिटिव होता है, वहाँ उसका मान क्या होगा, बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा, अगर उष्माशोषी अभिक्रिया होता है तो तापमान के बढ़ने से भी वो यहाँ विलेयता जो होती है क्या, वह बढ़ जाती है, याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम मिटाते हैं। हमने पढ़ा नेचर के बारे में,
टेम्परेचर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। दाब का क्या प्रभाव पड़ता है किसी ठोसों की द्रव्यों में घुलनशीलता पर, ठीक है। तो आइए इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ठोसों की द्रव्यों में घुलनशीलता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब पूछेंगे कि ठोसों की द्रव्यों की घुलनशीलता पे दाब का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है। अब बताइए, क्या ठोसों को आप दबा सकते हैं? आसानी से नहीं दबा सकते हैं। क्या द्रव को दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते हैं। तो बताइए, हम कैसे ठोसों को द्रव में प्रेशर देकर उसको घुला सकते हैं? नहीं घुला सकते ना। मतलब ठोस और द्रव जो दोनों होते हैं क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब वो संपीड्य होता है। तो ठोसों को हम द्रव में घुलाना चाहेंगे तो वह द्रव में घुलनशील नहीं होगा प्रेशर लगाने पर, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों क्या होते हैं? वो संपीड्य होते हैं, मतलब इनकम्प्रेसिबल होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि ठोसों की द्रव्यों में घुलनशीलता, ठोसों की द्रव्यों में घुलनशीलता पर दाब का कोई प्रभाव, मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? रीजन क्या है? क्योंकि दोनों क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्योंकि दोनों, यहाँ दोनों कौन सा? दोनों कौन है? द्रव और ठोस है। दोनों ओ संपीड्य होता है। याद रखिएगा, सॉलिड लिक्विड, ये दोनों जो होते हैं क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब वो संपीड्य होता है। इनकम्प्रेसिबल होने के कारण क्या होता है? ठोसों की द्रव्यों में घुलनशीलता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने ये चीज़ जाना कि ठोसों की द्रव्यों में घुलनशीलता पर ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है, दाब का क्या इफेक्ट पड़ता है, और उसकी नेचर के बारे में हमने, नेचर मतलब प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा था। गैसों की द्रव्यों में विलयता के आधार पर हम वहाँ स्टडी करेंगे, ठीक है। आज भर बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कोई क्वेश्चन पूछिएगा या कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें अच्छा लगेगा। और आशा करता हूँ कि आपको समझ में किसी प्रकार दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।